Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in Civil Academy YouTube channel। चलिए शुरू करते हैं वन डे वन न्यूज़ को। शुरू करने से पहले दिस इज़ अबाउट मी। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज़, जनरल साइंस, बाकी आप सब जानते ही हैं इसको, तो मैं स्किप करती हूँ और चलते हैं आगे डायरेक्ट। थोड़ा सा कुछ सिविल एकेडमी के बारे में, आप साइट पे भी, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट का डेली करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वहाँ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको डेली जो भी यूट्यूब पर लेक्चर्स होते हैं उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या रिलेटेड जो पूरा PDF है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। फिजिकली आकर अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, इस पर आकर के आप बात कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वन डे वन सीरीज, वन डे वन न्यूज़ सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक इज मालाबार रिबेलियन और आपका मोपला रिबेलियन। मालाबार विद्रोह और मोपला विद्रोह आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, तो देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या कंटेंट्स हैं जिसके अंतर्गत हम इसे कंप्लीट करेंगे और ये न्यूज़ में क्यों था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो 2021 ईयर है, 2021 में 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं आपके मोपला रिबेलियन को, मोपला विद्रोह को। इसे मालाबार विद्रोह या मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं। ये हुआ था 20 अगस्त 1921 में। तो जो 2021 है ये इसकी 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। 100वीं वर्षगांठ पड़ रही है इस दिन इसकी, इस वर्ष इसकी, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कभी कोई ऐसा इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ है उसकी 75th एनिवर्सरी हो, उसकी 50th एनिवर्सरी हो, उसका 100th एनिवर्सरी हो, तो वो हमारे लिए जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो न्यूज़, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो इवेंट हमारे लिए हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं कि कंटेंट्स क्या होंगे, किस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मालाबार रिबेलियन था क्या। मालाबार जो आपका विद्रोह था ये क्या था। देखिए, मालाबार जो रिबेलियन है इसे मोपला रॉइट्स भी कहते हैं, मोपला दंगे भी कहते हैं। मोपला जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये वर्ड आया आपका एक्चुअली में जो टेनेट्स थे, जो उस इलाके के आपके काम करने वाले, मतलब खेत पे काम करने वाले जो लोग थे उनसे निकल के आया है मोपला। और मालाबार इसलिए आया, मालाबार रिबेलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो केरल का इलाका है, केरल आप लोग देखेंगे अगर मैप में, जो केरल का इलाका जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, केरल का कालीकट का स्पेशली इलाका, केरल में भी कालीकट अगर आप रीजन देखेंगे मैप में तो कालीकट का जो इलाका है वहीं आपका पड़ता है मालाबार कोस्ट। तो इसी कोस्ट के आसपास के इलाके से में ये विद्रोह हुआ था, इसीलिए इसे बोलते हैं मालाबार रिबेलियन या मालाबार विद्रोह। तो मालाबार नाम आया क्योंकि जो जगह जिससे ये संबंधित है वो मालाबार का रीजन पड़ता है, मालाबार का इलाका पड़ता है, मालाबार कोस्ट के पास का इलाका पड़ता है। और मोपला इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि जिन लोगों ने इसमें विद्रोह किया, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो लोग टेनेंट्स थे, मुस्लिम टेनेंट्स थे, मुस्लिम ऐसे मजदूर थे जो फार्मिंग पे काम करते थे, फार्म पे काम करते थे, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं मोपला। तो इस तरह से ये जो दोनों नाम हैं वो इसके निकल करके आते हैं, एक तो मालाबार रिबेलियन और मोपला रिबेलियन। ये क्या था बेसिकली, इट वॉज एन आर्म्ड अपराइजिंग ऑफ मुस्लिम टेनेंट्स। जो ये था आर्म्ड अपराइजिंग था, आर्म्ड मतलब क्या हुआ कि इन्होंने हथियार उठाए थे। ये पीसफुल नहीं था, नॉन वायलेंट नहीं था, ये वायलेंट था, वायलेंट आपकी अपराइजिंग थी। इसमें इन्होंने हथियारों का यूज़ किया था, आर्म्स का यूज़ किया था अपनी डिसेंट को शो करने के लिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने आर्म का यूज़ किया था। तो ये क्या था, एक आर्म्ड अपराइजिंग था। एक तो अंग्रेजों के विरुद्ध भी था और साथ ही साथ लोकल जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था। तो सिंपल मालाबार रिबेलियन को मोपला रिबेलियन भी कहते हैं। ये क्या था, 20 अगस्त 1921 को जो मुस्लिम टिनेंट्स थे, जिन्हें क्या कहते हैं, मोपला कहते थे, वहाँ के इलाके में, मालाबार के इलाके में, उन्होंने
हथियार उठा लिए थे, विद्रोह किया था किसका? ब्रिटिश शासकों का, और जो उस समय के वहाँ के लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जो हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ। ठीक। इट हैज ऑफन बीन परसीव्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल अपराइजिंग। इसे कई बार पहला राष्ट्रीय विद्रोह या अपराइजिंग कह सकते हैं जो सदर्न इंडिया में हुआ था, यानी साउथ इंडिया में होने वाला पहला राष्ट्रीय जो विद्रोह था, कई बार इसे वो भी कहा जाता है। इंडिया हैज इवन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीजेंट रिवॉल्ट। वहाँ का इसे हम क्या कहते हैं? पीजेंट रिवॉल्ट भी कहते हैं, यानी किसान विद्रोह भी कहा जाता है। तो दो तीन बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक तो मोपला कौन थे? तो मुस्लिम टीनेंट्स थे जो फील्ड पर काम किया करते थे, वो मोपला थे। मालाबार इलाके में ये रिबेलियन हुआ था, इसे कई बार पीजेंट रिवॉल्ट भी कहते हैं, कृषि आंदोलन या किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत का पहला फर्स्ट राष्ट्रीय अपराइजिंग थी, यानी फर्स्ट नेशनल अपराइजिंग थी दक्षिण भारत की। ये भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, इट अकर्ड विद इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो महात्मा गांधी जिसे लेड कर रहे थे। देखिए, हमें पता है सबको कि 1920 से 1922 के बीच में ये टाइम है हमारा खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था इस समय पर। और वही आप एक बीच का टाइम देखिए 1921, जो मोपला रिवॉल्ट का टाइम है। यानी कि ये जो रिवॉल्ट है, मोपला रिबेलियन है या मोपला विद्रोह जो है, ये उसी समय का है जिस समय आपका पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता या जिसको नेतृत्व दे रहे थे महात्मा गांधी। तो पूरे भारत में ये मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और साउथ के इलाके में आपका चल रहा था उस समय मालाबार रिबेलियन। तो कई बार ये माना जाता है कि ये साउथ में चलने वाला एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था आपका मलाबार मूवमेंट, ठीक, या मलाबार रिबेलियन। इसके जो लीडर्स थे, जो लीडर्स इसे लीड कर रहे थे, देवर वरियम कुन्नत कुन्हामद हाजी और अली मुसलियर। दो लीडर हैं इसके, एक हैं वरियम कुन्नत कुन्हामद या कुन अहमद हाजी और दूसरे हैं अली मुसलियर। एक्चुअली मेन लीडर आपके जो हैं वो हाजी हैं, उन्हीं के नाम से ये ज़्यादा प्रचलित भी है आपका। और इनका जन्म हुआ था हाजी का 1870 में। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने इनके फादर जो थे उनको जेल में डाल दिया था। यानी तब से ही, बचपन से ही इनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति जो थी वो दुश्मनी की भावना थी, या उनके प्रति इनके मन में एक विरोध की भावना बचपन से ही पैदा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार में देखा कि इनके पिताजी को ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। इनका जन्म 1870 में हुआ और जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ब्रिटिशर्स के प्रति इनका जो विद्रोह है वो बढ़ता गया, जो विरोध है वो बढ़ता गया। पर वो खुलकर सामने हमें देखने को मिलता है मोपला रिवॉल्ट में, जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये पर्सनैलिटी का नेम आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि हु वर मोपलाज। मोपलाज एक्चुअली में क्या थे, मैं समझा चुकी हूँ, एक बार और आपको बता देती हूँ कि मप्पिलाज, इन्हें मप्पिलाज भी कहते हैं। देखिए, एक्चुअली में बात ये है कि ये तमिल मतलब आपका केरल जो मलयालम भाषा है उसका शब्द है दरअसल। तो वहाँ पर अलग अलग कई बार प्रोनाउंसिएशन हमें देखने को मिलता है। तो कुछ बुक्स में आपको मोपला भी मिलेगा, किसी में मप्पिला भी मिलेगा, मप्पिलाज भी मिलेगा, तो दोनों ही ठीक हैं आपके। मप्पिलाज कौन थे? ये मुस्लिम टीनेंट्स थे, जिन्हें टीनेंट्स वहाँ पे कहते थे कनमदार। टीनेंट्स के लिए वहाँ पे शब्द यूज होता है कनमदार। तो मुस्लिम कनमदार्स थे और कल्टीवेटर्स थे जो उपजाते थे, यानी वहाँ पर फार्म पर खेती करते थे, कल्टीवेशन करते थे। उनके लिए नाम यहाँ पर दिया गया है विर्रमपट्टम दार्स। तो विर्रमपट्टम दार्स थे और कनमदार्स थे मप्पिलाज, जो किस रीजन में रह रहे थे? इनहेबिटिंग द मालाबार रीजन, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जिन्हें यहाँ पर कहते थे जन्मी, मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स तो थे वो अपर हिंदू कास्ट के थे। हो ये रहा था कि अगर मान लीजिए ये लैंड है तो लैंडलॉर्ड हैं आपके हिंदू,
हिंदू कास्ट से हैं, अपर हिंदू कास्ट से हैं, मोस्टली ब्राह्मण्स हैं। और यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं, इस लैंड पर जो कृषि कर रहे हैं वो कौन है? मुस्लिम्स हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं? कनमदार्स बोल रहे हैं। तो ये आपके मोपलास थे। देन जो मोपलास थे, दे हैव gained some prominence over their landlords during the मैसूरियन इन्वेजन बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। देखिए, हमें सबको पता है कि ये वाला जो इलाका है आपका साउथ का, जो मालाबार रीजन का इलाका है, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान यानी मैसूर का इलाका पड़ता है आपका, उनकी रियासत थी ये, उनका यहाँ पर कब्जा था हैदर अली और टीपू सुल्तान का। लेकिन हम देखते हैं कि 1792 तक आते आते हमने देखा है कि एंग्लो मैसूर वॉर होती है, और पहली एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में दूसरी, उसके बाद तीसरी और 4 इस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं, और अंत में ये जो मैसूर का इलाका है ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में ये पूरा इलाका 1792 में चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास में, उनका डोमिनेंस इस इलाके पर हो जाता है। ठीक, जब इस इलाके पर हैदर अली और टीपू सुल्तान का राज्य था या उनकी चलती थी, उनका साम्राज्य के अंतर्गत आते थे जब ये, तो ये जो मुस्लिम टीनेंट्स थे, जो मोपलास थे, उन्हें काफ़ी प्रोमिनेंस मिला हुआ था लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि लैंडलॉर्ड की लैंड है, मान लीजिए हिंदू लैंडलॉर्ड है, उसकी लैंड है, कृषि उस पर कर रहे हैं, खेती उस पर कर रहे हैं मोपलास, जो कि मुस्लिम टेनेंट्स हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स कि किसी भी समय मुस्लिम टेनेंट्स को हटा दें, या जब मर्जी आए उन्हें पैसे दें, जितनी मर्जी आए उन्हें पैसे दें, उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करें। ऐसा नहीं कर सकते थे उस समय हिंदू लैंडलॉर्ड। बेशक मुस्लिम जो आपके टेनेंट्स हैं वो उनकी लैंड पर खेती कर रहे हैं, वो मजदूर हैं, पर मजदूरों के अधिकारों को पूरी तरीके से सुरक्षित किया हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य में। लेकिन जब 1792 के बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में ये सारा इलाका ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपेशन में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के पास में चला जाता है, तब यहाँ पर डोमिनेशन हो जाता है हिंदू लैंडलॉर्ड्स का। हिंदू लैंडलॉर्ड्स का फिर से डोमिनेशन हो जाता है उनकी लैंड पर, उनकी भूमि पर। और अब वो क्या करते हैं कि किसी भी टीनेंट्स को, जो भी टीनेंट उनके यहाँ पे काम कर रहा है, जब चाहे उसे हटा सकते हैं, उनका शोषण शुरू कर दिया जाता है, अधिक से अधिक उनसे पैसा वसूला जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ सिस्टम आता है रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम आते हैं आपके, ये वही टाइम है, इस समय यहीं पर ये आपका लैंड रिफॉर्म्स जो है वो चल रहा है। और ब्रिटिशर्स की कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लैंड से रेवेन्यू प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक हम लैंड से पैसा इकट्ठा कर सकें। तो जब वो अधिक से अधिक लैंड से पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे कि लैंडलॉर्ड्स पर प्रेशर बढ़ाएंगे, लैंडलॉर्ड्स पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देंगे कि आप हमें बस इतना कलेक्शन करके दीजिए, बाकी आपको क्या व्यवहार करना है टीनेंट्स के साथ में, कैसा करना है वो आप जाने, हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन रेंट से चाहिए। ठीक, तो ये वही टाइम है जो ये सारी घटनाएं उस समय ही हो रही हैं। तो इस सारी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अधिकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लैंड पर। अब वो मोपलास के साथ में, यानी मोपलास के साथ में अब वो शोषण, एक तरीके से उनका शोषण करने लगते हैं। और जो मोपलास थे वो अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू लैंडलॉर्ड की दया के भागीदार बन जाते, मतलब दया पर ही निर्भरता उनकी हो जाती है। इसी वजह से ये जो आपका विद्रोह है ये शुरू होता है। ये बैकग्राउंड जो है इसका अब प्रिपेयर होना शुरू हो गया है 1792 के बाद से, क्योंकि एक तरफ तो लैंड रिफॉर्म्स आ रहा है और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में ये सारी की सारी भूमि आ गई है। टीपू सुल्तान की डेथ होने को, मतलब टीपू सुल्तान लड़ाई हार गए हैं, इसके बाद एक और होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो इसलिए
ये आपका बैकग्राउंड था, और जो मोपलास थे वो आपके मुस्लिम टीनेंट्स थे। ठीक, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ठीक है 20 अगस्त 1921 को इन लोगों ने विद्रोह शुरू किया, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल आर्म उठाए, तो इनकी टैक्टिक्स क्या थी, किन तकनीकों का इन्होंने इस्तेमाल किया? तो ये मेनली गुरिल्ला टाइप की वॉर हुआ करती थी, छुप कर के वॉर किया करते थे, छुप कर के हमला किया करते थे। किस पर हमला करते थे? एक तो जनमीज यानी जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उन पर, दूसरा पुलिस पर, जो ब्रिटिश पुलिस है, ब्रिटिश सेना के जो जवान हैं, इन सब पर ये गुरिल्ला अटैक किया करते थे। कौन? मोपलाज इन पे गुरिल्ला अटैक करते थे। साथ ही साथ जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के सिंबल्स हैं, वेदर इट इज कोर्ट, वेदर इट इज ट्रेन स्टेशन, टेलीग्राफ लाइन, पोस्ट ऑफिस, इन सब पर या फिर लैंडलॉर्ड्स के जो होम्स हैं इन पर अटैक करते थे, इन पर धावा बोलते थे और इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे। अदर टैक्टिक्स जो इस पे यूज की गई हैं, देखिए शुरुआत में जो ये मूवमेंट था ये शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यानी ब्रिटिशर्स जो अथॉरिटीज थी उनके अगेंस्ट शुरू हुआ था, बट धीरे धीरे ये वायलेंस कम्युनल रूप ले लेती है और अब ब्रिटिशर्स के प्रति ना होकर के ये हिंदुओं के प्रति, हिंदू जो लैंडलॉर्ड हैं उनके प्रति ज़्यादा हमें यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है, उनके साथ में बहुत बर्बरता देखने को हमें इसमें मिलती है। एक तरीके से ये कम्युनल वायलेंस का रूप ले लेता है। देखिए पहले ये था कि जो विद्रोह करने वाले थे वो ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं इनके पीछे उसका हाथ है, हमारे साथ में जो डिस्पैरिटी हो रही है, हमारे साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, द रीज़न इज़ ब्रिटिशर्स अथॉरिटी की वजह से हो रहा है, और ब्रिटिशर्स ने अथॉरिटी दे रखी है हिंदू लैंडलॉर्ड्स को। तो अब वही बोलते हैं ना कि आप में मतलब आपका अगर कोई दुश्मन है तो आप मतलब आपके दोस्त का भी वो दुश्मन हो जाता है, तो दुश्मन का दुश्मन अपना भी मतलब दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन बन जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था कि यहाँ पर अब हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी इनके दुश्मन बन चुके हैं और उनके अगेंस्ट जो मुस्लिम टेंडेंट्स हैं वो बहुत मतलब फोर्सफुल उनका कन्वर्जन करते हैं, उनकी ब्रूटली हत्या करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ देते हैं। इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं और लेटर फेज में आकर के ये कम्युनल वायलेंस का रूप ले लेता है। और इस बात को लेकर के कई बार बहुत मतलब हिस्टोरियंस के बीच में भी इवन ये डिबेट में रहता है कि वेदर इट वाज अ नेशनल अपराइजिंग, हम इसे क्या राष्ट्रीय एक आंदोलन कहेंगे या फिर ये एक कंप्लीट कम्युनल वायलेंस कहेंगे। हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन का नाम कैसे दे सकते हैं, जबकि ये राष्ट्र के ही एक तबके यानी हिंदू जो कि राष्ट्र का ही एक तबका था उनके विरुद्ध ये एक रिबेलियन था, तो हम इसे कैसे सिर्फ और सिर्फ नेशनल अपराइजिंग का नाम दे सकते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड है एक्चुअली में हिस्टोरियंस के बीच में। कुछ कहते हैं कि ये नहीं, नेशनल अपराइजिंग नहीं था, ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड एग्रेनियन मूवमेंट था जिसे बाद में जाकर के कम्युनल वायलेंस का नाम दे दिया गया या कम्युनल हो गया जो बाद में जाकर के। तो ये उनके बीच में डिबेटेबल है, हमें तो एक बैलेंस अप्रोच बना के रखनी होती है। हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि ये नेशनल अपराइजिंग है या फिर हम इसे आइसोलेटेड एग्रेनियन मूवमेंट मांगेंगे। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये एक आपका रिवॉल्ट है और एक तरीके से उनके अगेंस्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये, और बाद में इसने कम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया था। ठीक, अगर हम बात करें कि रिवॉल्ट के कॉजेस क्या हैं, तो हिस्ट्री में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या कॉजेस हैं इसके रिवॉल्ट के। वही फ्यूडल कन्फ्लिक्ट इन मालाबार रीजन, जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ में संघर्ष हो रहा था, लगातार संघर्ष हो रहा था, लैंड रिफॉर्म्स आ रहे थे जिसकी वजह से मालाबार रीजन में जो मोपलास थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उनका मतलब उन्हें कभी भी काम पे लगाया जाता, कभी भी निकाल दिया जाता, तो उनके अंदर एक डिसेंट था, उनके अंदर एक मतभेद की भावना थी जिस वजह से आपका ये रिवॉल्ट का एक कारण था। दूसरा एग्रेनियन डिसकंटेंट भी था। देखिए एग्रेनियन डिसकंटेंट इसलिए था क्योंकि जिनकी लैंड है वो मतलब अब दूसरे मजदूरों को भी रखने लगे थे यहाँ पर, तो इस वजह से भी ये एग्रेनियन डिसकंटेंट भी देखने को मिलता है हमें यहाँ पर।
प्लस एक और रीजन जो था इस रिवॉल्ट का, वो था पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो रहा था मप्पिलास का। देखिए मैंने आपको बताया कि 1922 का ये वो समय है जब देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। तो जब पूरे देश में दो मूवमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं, तो और जो पूरे देश के लोग हैं या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो ये सोचती है कि यहाँ पर भी इस मूवमेंट को भी इससे जोड़ लेना चाहिए, यानी वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाता है इन मप्पिलास का, और इस वजह से ये रिवॉल्ट जो है ये और ज़्यादा आगे आपका बढ़ जाता है। तो दो तीन हमने इसके कारण देखे। क्या कारण था? एक तो बहुत काफ़ी समय से 1792 से, और ये समय हम रिवॉल्ट का देख रहे हैं 1921, 1792 और उसके बाद से ही इन लोगों में एक डिसेंट की भावना है कि हमारे राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, हमें पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, हम टीनेंट हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ हक होने चाहिए। इस तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा शोषण नहीं कर सकते। तो ये एक कन्फ्लिक्ट की भावना उनके अंदर चल रही थी। प्लस एग्रेरियन डिसकंटेंट था, वो अलग था कि जो एग्रीकल्चर फील्ड पर जो काम चल रहा था कि आप किसी भी टीनेंट को कभी भी रख रहे हैं, कभी भी हटा रहे हैं, जब मन आ रहा है तब रख रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इसे और बल मिला और लोगों में ये भावना जो विद्रोह की थी वो पनपती गई। थर्ड, इसमें थोड़ा बहुत काम किया जो आपका बैकग्राउंड बना उस समय का 1920 और 22 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो आपका ये खिलाफत मूवमेंट, उसने इसे और थोड़ी सी हवा दे दी। बट इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें तो इमीडिएट कॉज इसका ये था कि जितने भी एक्चुअली हुआ ये था कि जो मोपिलास थे, इनकी लीडरशिप में, हाजी की लीडरशिप में जो थे, उन्होंने क्या किया कि खिलाफत जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और वो सब क्या थे? खिलाफत मूवमेंट। अगर आप देखें इमीडिएट कॉज की हम बात कर रहे हैं तो इमीडिएट कॉज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो भी लोग हाजी के नेतृत्व में इस मूवमेंट को चला रहे थे, यानी उनमें थोड़ा बहुत असंतुष्टि की भावना, विद्रोह की भावना है। बट 1921 में एकदम फुल फ्लेजली क्यों शुरू हो जाता है? खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बहुत बड़े नंबर में ब्रिटिश हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो उनकी गिरफ्तारी की वजह से ये जो आपकी र्यूमर है ये फैल जाती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत इतने सारे मुस्लिम्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया है, खिलाफत के इतने सारे मुस्लिम्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये सब ब्रिटिशर्स की वजह से हो रहा है, ब्रिटिशर्स का हमें विद्रोह करना चाहिए। तो इमीडिएट कॉज यहाँ पे बनता है खिलाफत मूवमेंट के में जो लीडर्स हैं उनका अरेस्ट हो जाना, और इसीलिए ये विद्रोह एकदम से फुल फ्लेजली हमें अगस्त 1921 में दिखाई देने लगता है, हमें सामने हमारे आ जाता है। तो जो अगर कॉजेस की हम बात करते हैं तो कॉजेस हिस्ट्री में बहुत पुराने समय से चल रहे थे, काफ़ी समय पहले से इनके अंदर एक विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी, पर धीरे धीरे करके इसे और हवा देते गए। एक तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, और आखिर में जो तत्कालिक कारण बनता है वो खिलाफत आंदोलन के समय पे एक बहुत बड़े नंबर में मुस्लिम लीडर्स का गिरफ्तार हो जाना इसका एक इमीडिएट कॉज बनता है, और ये मूवमेंट फिर अपने चरम पे पहुंच जाता है हाजी के नेतृत्व में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगर सप्रेशन की, कि सप्रेशन किस तरीके से किया मोपलास का। देखिए, इसे सप्रेस कर दिया गया था, ये रिवॉल्ट सप्रेस हो गया था, ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस करा, बड़ा ब्रूटली इसको सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने। गोरखा रेजिमेंट का यूज़ किया, मार्शल लॉ लगा दिया और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। और काफ़ी समय 1922 के आसपास तक, बल्कि 23 के आसपास तक हम देखते हैं कि जो मालाबार का पूरा इलाका था जहाँ पे ये रिवॉल्ट चल रहा था, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा कंट्रोल में ले लिया, इसको सप्रेस कर दिया। उसी दौरान एक आपकी वैगन ट्रेजेडी भी हुई थी, इसी आंदोलन से जुड़ी हुई है एक वैगन ट्रेजेडी। इसमें हुआ था क्या? बेसिकली जो 60 आपके मप्पिला
प्रिजनर्स थे, यानी उन्हें अरेस्ट किया, जो रिवॉल्ट कर रहे थे मोपलाज उनको अरेस्ट किया, उन्हें प्रिजन में डाला। तो ऐसे 60 कैदियों की डेथ हो गई थी सफोकेशन की वजह से। ठीक, क्यों? क्योंकि उन्हें एक क्लोज्ड रेलवे वैगन में रख दिया गया था। तो एक प्री का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्ट। तो वैगन ट्रेजेडी आपकी मोपला रिवॉल्ट से संबंधित है। क्यों है मोपला रिवॉल्ट से संबंधित? क्योंकि मोपला विद्रोह के दौरान ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए क्या किया कि जितने भी मप्पिला प्रिजनर्स थे उनमें से 60 जो मप्पिला प्रिजनर्स थे उनकी डेथ हो जाती है, सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें रेलवे गुड्स के वैगन में रख दिया गया था और सफोकेशन से उनकी सबकी डेथ हो जाती है। तो 60 विद्रोहकारियों की डेथ हो जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वैगन ट्रेजेडी। तो सप्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने गुरखा रेजिमेंट का यूज़ किया, मार्शल लॉ लगाया, इसी दौरान एक वैगन ट्रेजेडी भी हुई और कई चीज़ों का इन्होंने यूज़ करके इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया। 1922 तक, जनवरी 1922 तक दे हैड टेकन बैक द एरियाज हेल्ड बाय द रिबल्स। तो ब्रिटिशर्स ने, जो रिबल्स ने एरियाज को कैप्चर कर लिया था, लीडर्स ने, रिबेलियन लीडर्स ने जो एरियाज कैप्चर कर लिया था, आपका पूरा मालाबार का जो इलाका, जहाँ पर ये वाला इलाका अगर हम देखेंगे ये, तो ये वाले इलाके को जो ब्रिटिशर्स मतलब रिबेलियन ने कैप्चर कर लिया था, उसको वापस से ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। हाजी जो इसके थे लीडर, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया, और उसके साथ साथ इनके जो भी सहयोगी थे, इनके साथ में जो भी सहयोगी थे उन्हें भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को दबाया। जनवरी 1922 तक वो सफल हुए इस विद्रोह को दबाने में। ठीक, ये वन डे वन न्यूज़ का जो आपका टॉपिक मोपला रिवॉल्ट से रिलेटेड जो था, ये मैंने यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आज नहीं लेकर आ पाई हूँ। क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ये सीरीज़ देखने के बाद में, लेक्चर देखने के बाद में उसको अटेम्प्ट करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक, न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि 100th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, तो आपके लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्री में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बस आज वन डे वन सीरीज़ में इतना ही है। फिर एक और नई वन डे वन न्यूज़ में आज इतना ही है। फिर एक और नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।